आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी को लिखा है डॉक्टर मुनीश आहूजा जी ने। कहानी का नाम है राक्षस का श्राप। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनी व्यक्ति था। उसकी दो बेटियां थीं जिनका नाम सुमन और पिंकी था। वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था तथा हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचता था। दूसरी बेटी के जन्म के वक्त उसकी बीवी का देहांत हो गया था, परंतु उसने उसके बाद दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि शायद बच्चों की सौतेली मां उन्हें उनकी मां की तरह प्यार नहीं कर पाएगी। वो अपनी दोनों बच्चियों का खुद ही ध्यान रखता था और उनसे बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन जब वो जंगल के रास्ते होते हुए वापस अपने घर जा रहा था, तब उसने रास्ते में एक वृक्ष के नीचे छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। तब वो उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तब वो सोचता है कि अरे, इस बच्ची को यहां पर किसने छोड़ दिया। वो आसपास ढूंढने का प्रयास करता है कि शायद इसके माता पिता यही कहीं हो, परंतु उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वो बहुत देर वहां बैठकर इंतजार करता है, पर जब शाम होने लगती है तो वो सोचता है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ घर ही ले जाता हूं। आखिर ये बच्ची जंगल में इस तरह कब तक अकेली रहेगी। उसके बाद वो उस बच्ची को अपने घर ले आता है। उस दिन के बाद से व्यापारी उस बच्ची को गोद ले लेता है और उसको अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करता था। वो उसका नाम काजल रखता है। अब उस व्यापारी की दोनों बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए उन्हें यह पता था कि वो उनकी बहन नहीं है, बल्कि उनके पिता उसे किसी वृक्ष के नीचे से लेकर आए हैं। इसलिए वो दोनों बहनें काजल के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उससे हमेशा चिढ़ाती रहती थी। परंतु वो व्यापारी काजल को बिल्कुल अपनी बेटियों की समान ही मानता था। वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था ताकि काजल को कभी अपने असली माता पिता की याद न आए और उसे ये सोचकर बुरा ना लगे कि उसके माता पिता ने उसे बचपन में ही त्याग दिया था। जब भी वो व्यापारी काम के सिलसिले से घर से बाहर जाता था, तब उसकी दोनों बेटियां काजल के साथ बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार करती और उससे घर का सारा काम करवाती थी। और अगर जब भी उनके पिता घर पर होते, तब दोनों बहनें काजल से बहुत अच्छे से बात करती और उसका ध्यान रखने का नाटक करती। परंतु काजल उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। वो उन दोनों को अपनी बहन ही मानती थी। काजल हमेशा सुमन और पिंकी का बहुत ध्यान रखती थी। काजल कभी भी पिंकी और सुमन की कोई भी बात अपने पिता को नहीं बताती थी कि उनके जाने के बाद वो दोनों उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती थी। एक दिन व्यापारी जब किसी काम से बाहर गया था, फिर उसके कुछ समय बाद जब वो वापस घर जा रहा था, तो वो एक अनजान जंगल में भटक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहां पर है। वो बहुत कोशिश करता है उस जंगल से बाहर जाने की, परंतु वो नहीं निकल पाता। उसे कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं मिलता। इस तरह भटकते भटकते उसे उस जंगल में 3 दिन बीत जाते हैं। उसके पास थोड़ा बहुत खाना और पानी बचा हुआ था, जिसके सहारे वो गुजारा कर रहा था। परंतु अब 3 दिन बाद उसका सारा खाना और पानी भी खत्म हो चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस जंगल से बाहर कैसे निकलेगा। फिर उसे बहुत जोर से प्यास लगती है और जब वो पानी पीने एक नदी के किनारे जाता है और वहां पर पानी पी रहा होता है, तब उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो उसे वहां पर एक सुंदर सा घर नजर आता है। वो उसके अंदर जाकर देखता है तो वहां पर उसे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना मिलता है। उसके बाद उसे बहुत जोर से भूख लगती है, तो इसलिए वो उस खाने को खा लेता है। जब वो खाना खा लेता है, तभी वहां पर एक राक्षस आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तब वो राक्षस कहता है कि तुमने मेरा खाना बिना पूछे क्यों खाया। तब व्यापारी कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी और जब मैंने अपने सामने खाना रखा देखा तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। जब मुझे यहां आसपास कोई भी नजर नहीं आया तो मैंने बिना कुछ कहे खाना खा लिया। तब राक्षस कहता है कि क्या तुम इस जंगल में भटक गए हो। तो व्यापारी कहता है कि हाँ, मैं पिछले 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं यहां से वापस कैसे जाऊं। तो राक्षस कहता है कि मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालने में सहायता करता हूं, परंतु तुम्हें उसके बदले मुझे एक बहुत ही कीमती चीज देनी होगी। तब व्यापारी सोचता है कि मेरे पास तो बहुत धन है और अगर राक्षस
मुझे यहां से बाहर भेजने के बाद मुझसे चाहे कितनी भी कीमती चीज मांग ले, मैं तो उसे आसानी से दे सकता हूं। व्यापारी बिना सोचे समझे से राक्षस को हां कर देता है। वो राक्षस से नहीं पूछता कि उसे क्या चाहिए और राक्षस से कहता है कि ठीक है, तुम चाहे मुझसे कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम जल्दी से मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। तब राक्षस कहता है कि ठीक है, चलो मेरे साथ। उसके बाद राक्षस उस व्यापारी को अपने साथ ले जाता है और उसे जंगल के बाहर छोड़ देता है। तब राक्षस कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मुझे इसके बदले में तुमसे क्या चाहिए। तब व्यापारी कहता है कि हां कहो, तुम्हें क्या चाहिए। तब राक्षस कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी 3 बेटियां हैं, तुम घर पर पहुंचने के बाद उनमें से किसी भी एक बेटी को मेरे पास इस जंगल में भेज देना। तब व्यापारी बहुत चौंक जाता है और राक्षस से कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, भला तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दे सकता। तब राक्षस कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुमने मुझसे पहले पूछा नहीं कि मुझे तुम्हारी सहायता करने के बदले में क्या चाहिए। अब तुम अपने दिए हुए वचन से इस तरह नहीं मुखर सकते। व्यापारी कहता है कि कृपया करके मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे जो चाहे वो ले लो, तुम चाहे तो मुझसे मेरा सारा धन भी ले सकते हो, परंतु कृपया करके ऐसा मत करो। मैं अपनी बेटियों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनमें से किसी एक को भी तुम्हें नहीं सौंप सकता। वो सभी मुझे मेरी जिंदगी में सबसे प्यारी हैं, मैं उनमें से किसी एक के बगैर भी नहीं रह सकता हूं। परंतु राक्षस व्यापारी की एक बात नहीं सुनता और उससे व्यापारी की इन बातों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में व्यापारी से कहता है कि या तो तुम अपना वादा पूरा करो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी इस वक्त मार कर खा जाऊंगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, मैं अपनी ताकत के बल से तुम्हारी बेटियों को भी यहां ला सकता हूं और उन्हें भी मार कर खा जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो ठीक 1 हफ्ते बाद अपनी किसी भी एक बेटी को मेरे पास भेज देना। अब अच्छे से सोच समझकर अपना फैसला ले लेना। तब व्यापारी बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है कि ठीक है, मैं वापस घर जाकर अपनी किसी एक बेटी को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। इतना कहकर व्यापारी रोता हुआ वापस अपने घर चला आता है। जब व्यापारी वापस अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटियां अंदर से आती हैं और उसका स्वागत करती हैं। उसके बाद व्यापारी अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लेता है और रोने लगता है। तब उसकी बेटियां उससे पूछती हैं कि पिताजी क्या हुआ, आप इस तरीके से क्यों रो रहे हैं। तो वो कहता है कि अरे नहीं मेरी बच्चियों, कोई बात नहीं है, चलो अंदर चलते हैं और खाना खाते हैं। फिर अगले 1 हफ्ते तक व्यापारी बहुत ज्यादा चिंतित होता है और सोचता है कि वो किस तरीके से अपनी बेटियों को ये बात बताएगा। तब 1 हफ्ता हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अगर अभी भी उसने अपनी किसी एक बेटी को नहीं भेजा तो वो राक्षस उसकी तीनों बेटियों को मार देगा। तब वो सुमन और पिंकी को अपने कमरे में बुलाता है। फिर वो व्यापारी पिंकी और सुमन को सारा हाल बता देता है जो भी जंगल में उसके साथ हुआ था। तब सुमन कहती है कि पिताजी, मैं तो जंगल में उस राक्षस के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, इस तरह तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहती हूं। फिर पिंकी भी यही बात कहती है कि मैं भी कभी नहीं जाऊंगी, आप वहां पर काजल को भेज दीजिए, वैसे भी वो हमारी सगी बहन नहीं है, ये तो आपको पेड़ के नीचे ही मिली थी और उसे तो उसके माँ बाप ने भी त्याग दिया था, उसका तो वैसे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, उसे भला क्या फर्क पड़ेगा। तब व्यापारी पिंकी को डांटते हुए कहता है कि बस पिंकी, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचती हो, तुम काजल के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो, आखिर ये सब तो मेरी वजह से हुआ ना, तो जंगल में जाने का ज्यादा हक भी तुम दोनों में से किसी एक का बनता है। तब सुमन कहती है पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला हम उस राक्षस के पास क्यों जाएंगे। और पिंकी सही तो कह रही है, आप काजल को वहां क्यों नहीं भेज सकते, पहले आपने काजल की मदद की, अब काजल की बारी है कि वो इस मुसीबत के समय आपकी मदद करे। तब व्यापारी अपनी दोनों बेटियों को डांट देता है और उसके दोनों बेटियां वहां से मुंह फुलाकर वापस आ जाती हैं। तब काजल उन दोनों को ऐसे गुस्से में आते हुए देख लेती हैं और पूछती है कि दीदी बात क्या है, आप दोनों इतने गुस्से में क्यों हैं। तब वो दोनों बहनें काजल को सारी बात बता देती हैं कि किस तरीके से उनके पिता को वापस आते समय जंगल में एक राक्षस मिला था। ये सुनकर काजल को बहुत ज्यादा दुख होता है कि क्यों न तुम ही उस राक्षस के पास चली जाओ, वैसे भी तुम्हारा ज्यादा फर्ज बनता है
वहां पर जाने का, क्योंकि अगर पिताजी ने उस समय पर तुम्हारी सहायता नहीं की होती तो शायद तुम आज जिंदा भी ना होती। तब काजल कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस राक्षस के पास जरूर जाऊंगी। उसके बाद काजल जाकर अपने पिताजी से मिलती है और उनको कहती है कि वो उस जंगल में जाने को तैयार है। तब व्यापारी काजल को जाने से रोकता है, परंतु काजल नहीं मानती और वो उस जंगल में चली जाती है। काजल के जंगल में जाने के बाद व्यापारी बहुत ज्यादा रोने लगता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसकी एक गलती की वजह से काजल को ये सब भुगतना पड़ा। काजल के जाने के बाद व्यापारी बहुत दुखी रहने लगता है। उसके बाद काजल उस जंगल में जाकर उस राक्षस के साथ रहने लगती है। वो उस राक्षस से बिल्कुल भी नहीं डरती थी और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। उस राक्षस को भी काजल के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। फिर राक्षस काजल के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है तो काजल हां कर देती है। जैसे ही उन दोनों का विवाह होता है तब वो राक्षस एक सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है, जिसे देखकर काजल बहुत हैरान हो जाती है। तब वो राजकुमार काजल को सारी बात बताता है कि उसे एक श्राप मिला था। वो श्राप तभी टूट सकता था जब कोई लड़की उसके इस रूप में शादी करने के लिए तैयार होती है। राजकुमार से शादी करने के बाद काजल राजकुमार के साथ वापस अपने घर अपने पिता से मिलने जाती है। जब वो व्यापारी अपनी बेटी काजल को देखता है तो वो अति प्रसन्न हो जाता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। फिर वो काजल अपने पिता को सारी बात बता देती है। फिर वो व्यापारी बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल चुका था। जब उसकी दोनों बहनें उस राजकुमार को देखती हैं तो वो काजल से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लगती हैं। परंतु अब क्या, अब तो काजल का विवाह उस राजकुमार से हो चुका था। फिर काजल राजकुमार के साथ उसके राज्य में चली जाती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि केवल खून का रिश्ता ही बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो। अगर प्रेम से उस रिश्ते को निभाया जाए तो वो रिश्ता जरूर कामयाब होता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके सुझाव से हम और बेहतरीन कहानियां प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल पर कौन कौन सी कहानियां देखना चाहते हैं, कृपया हमें आपके टॉपिक सुझाएं और हम उन पर कहानियां तैयार करेंगे। रहिए सदैव स्पिरिचुअल टीवी के साथ और हमेशा खुश रहिए।